अब अपना टॉपिक देखेंगे अपन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या होता है? एक प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन और प्लस एक्सेप्टेंस। ये एग्रीमेंट बनाता है। उस एग्रीमेंट को अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ कर दिया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एनफोर्सिबल बाय लॉ का क्या मतलब होता है? ये वो है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबल पर्सन होना चाहिए, 2 पार्टीज़ या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये जो आपने एसेंशियल्स पढ़े थे सारे कॉन्ट्रैक्ट के, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे एनफोर्सिबल बाय लॉ हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को अपन पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे मानते हैं कि ये आधा कॉन्ट्रैक्ट है। आधा कॉन्ट्रैक्ट क्यों है ये? क्योंकि इसको लॉ इम्पोज करता है। हर बार पार्टी होती है ए और बी, या बी के साथ सी आ जाए, डी आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जब कोर्ट कर दे, कोर्ट बीच में दखल देने लगे ना, तो वो लॉ इम्पोज करता है। मतलब लॉ ने ऑर्डर डाला है, इंड्यूस कर रही है वो अपन को, फोर्स कर रही है कि ये काम करो या नहीं करो। ठीक है। लॉ इम्पोजेस अपॉन अ पर्सन to pay a certain amount to a particular specific or aggrieved party या फिर पर्सन, जो भी है पार्टी, ऑन द ग्राउंड ऑफ अनजस्ट बेनिफिट। ठीक है। ये है अपना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे लॉ इम्पोज करता है कि जो एग्राइव पार्टी, अब एग्राइव पार्टी कौन सी है? ये तो अग्राइव पार्टी यानी कि जिसके साथ गलत हुआ है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का वो याद है, पिज़्ज़ा बी ने ऑर्डर किया था, ए के पास पहुंच गया और बी ने पेमेंट कर दी थी, ए ने खा लिया, तो पेमेंट ए को एटलीस्ट उतना तो बी को देना पड़ेगा जितना बी का लगा है। ठीक है। और इस केस में डिलीवरी बॉय पे चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन इतना दूर की हम नहीं सोचेंगे। अभी हम बेसिक कर रहे हैं लॉ के बारे में। ठीक है। अब इसी के काइंड्स देखेंगे। अभी तक अपन रूल्स, प्रोविज़न और वो देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। अभी अपन ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रेमेडीज़ देखी। अब इसके काइंड्स देखेंगे। काइंड्स मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है। ये बनाया नहीं जाता, अपने आप क्रिएट हो जाता है। देखो जैसे कोर्ट आ गई, उठ के बीच में आ गई, बीच में टांग अड़ाने आ गई, तो वो चीज़ का काम है इसका। ठीक है। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? A person provides necessary things। कैसे? ए और बी की रिलेशन कैसे क्रिएट हो गया? बी का सामान टी छूट गया था, ए ने उठा लिया, ए ने मरम्मत करवा दी, 10 रुपये लग गए। पता ही नहीं क्या काम करवाया कि 10 रुपये लग गए, तो वो 10 रुपये ना बी को, ए को देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि बी यूँ कह दे मैंने तो कही नहीं थी कि पैसे नहीं लगा। ए ने पैसे लगाए, क्यों? क्योंकि वो नेसेसरी था। अगर पैसे, ये 10 रुपये नहीं लगाता ना वो ए, तो ना तो वो ए यूज़ कर सकता था। आगे अपन लॉ में अगर और पढ़ते हैं तो ये देखते हैं, जो चीज़ लेता है ना, खोई हुई चीज़ जिसको मिल जाती है, वो रिसीवर की हो जाती है। ठीक है। जैसे ए ने पिक किया, तो ए का अधिकार है इस चीज़ पर कब तक? जब तक बी आके क्लेम नहीं कर लेता कि भाई ये मेरा है। ये आगे पढ़ते हैं, तो बेसिक पे यही देखते हैं कि हाँ भाई ये 10 रुपये लगे हैं, तो बी को पेमेंट करनी पड़ेगी ए को। ठीक है। ये अपन बेलमेंट और उसमें पॉन में या फिर प्लेज में देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। और ए को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो ये टी सामान है,
सही होने के बाद वैसा का वैसा ही पड़ा रहे जब तक बी क्लेम करने नहीं आ जाता, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा डैमेज हुए तो बी पैसे नहीं देगा, ठीक है, केवल नेसेसरी के पैसे ही देगा, ठीक है। मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन की नेसेसिटी में कोई हेल्प कर देता है, ठीक है, कि अगर ये हेल्प नहीं होती, ये 10 रुपये नहीं लगते ना, तो 100 रुपये का खर्चा तैयार हो जाता आगे। तो ये वो चीज़ है। नेक्स्ट है गिव गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट देखा था ए और बी। ए ने कहा मुझे तेरी बाइक रेंट के लिए दे दे, लेकिन बी कहता है मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है। विश्वास देखो नए बंदे पे होता भी नहीं है। तो एक बंदा आया सी, ये सी ए को भी जानता है और बी को भी जानता है, और ए जो है वो सी को भी जानता है, और बी है वो भी सी को जानता है, ठीक है। तो ये इन तीनों का कॉमन फ्रेंड ये है, फेसबुक वाला सीन याद रखो, कॉमन फ्रेंड वाले। तो सी ने आके कहा कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो अब अगर यहाँ केस में ए डिफ़ॉल्टर पे नहीं कर पाता है अपना, तो बाय डिफ़ॉल्ट सी को पे करना पड़ेगा। इसमें अगर सी भी मुकर जाए कि भाई मैंने तो ए के नाम पे गारंटी ऐसे ही ले ली थी, तो यहाँ पे कोर्ट आके टांग अड़ाएगा कि नहीं भाई, जब तेरा मुंह खुल रहा था गारंटी लेने के लिए तब तेरा दिमाग कहाँ था, ठीक है। तो ये गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ अदर, यहाँ पे भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट टांग अड़ाएगा अपनी, ठीक है। और फिर ग्रेटिट्यूअस के टाइम पे कोई भी ग्रेटिट्यूअस एक्ट किया है। अब अपन ने ना कंसिडरेशन पढ़े थे, एक तो थे ग्रेटिट्यूअस और एक था नॉन ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस का क्या मतलब होता है, जो चैरिटी पे चलते हैं, यानी कि नो कंसिडरेशन। अगर नॉर्मल कंसिडरेशन है, यानी कि नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट हुआ है, नॉर्मल कंसिडरेशन है, तो भाई एक्सचेंज मीडियम सीधी सी बात है, ए और बी प्रपोज किया, एक्सेप्ट किया, परफॉर्म किया टास्क और इसने पेमेंट कर दी, बात ख़त्म। ये नॉर्मल है नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, ठीक है। ग्रेटिट्यूअस एक्ट क्या है, ए और बी के केस में प्रपोज किया, एक्सेप्ट किया, बात ख़त्म। ये काम करेगा नहीं करेगा, ये पैसे देगा नहीं देगा, मतलब नो कंसिडरेशन, पैसे तो नहीं आएंगे इसमें, कोई एक्सचेंज का काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये ग्रेटिट्यूअस एक्ट, यानी कि कभी कभार चैरिटी वाले काम पे भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है। कैसे, ए और बी प्रपोज किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रपोज था, ये एक्सेप्टेंस था, ठीक है। ये करने के बाद इनमें कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, गिफ्ट वाला सा काम है इनका, ठीक है ना, कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन बाप ने कहा ये ले मेरी जायदाद, बेटे ने एक्सेप्ट कर ली, मरने के बाद दे रहा था, पहले दे दी, एक ही बात है। लेकिन बेटा है ना, बाद में उसकी केयर करने से मुकर गया। अब ये तो जाहिर सी बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना है इन दोनों बाप बेटों के बीच में कि भाई ये कि बाप की हेल्प करनी पड़ेगी बुढ़ापे में, तो ये तो वो है ना, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस बताए थे मैंने। एक्सप्रेस क्या, वर्ड में लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, और इम्प्लाइड क्या है, ये ऑलरेडी इम्प्लाइड है, दिमाग में पता होना चाहिए। मतलब समाज में जाके देखो, अगर कोई बाप अपने बेटे को जायदाद दे रहा है, तो बाप ऑब्वियस सी बात है, ये इम्प्लाइड बात है कि हाँ भाई बेटे को बाप की हेल्प करनी पड़ेगी बुढ़ापे में, ठीक है। लेकिन बी कोई ना तो महीने का खर्चा बांधा, ना कोई हॉस्पिटल फीस भर रहा, बाप ने ऑलरेडी मतलब इतना बूढ़ा हो गया, कमा चुका, अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दी, प्रॉपर्टी तक बेटे को दे दी, लेकिन बेटे ने कोई अब हेल्प नहीं कर रहा है। तो इस केस में कोर्ट टांग अड़ाएगी कि नहीं भाई, बेटा क्या तो पूरी प्रॉपर्टी वापस देगा, क्या 50% या कोई रेशियो बता देगा, इतनी परसेंट, या फिर हर महीने का इतना खर्च या हॉस्पिटल का इतना बिल जो है वो सारा का सारा रेशियो बेटे को भरना पड़ेगा। तो वो कोर्ट टांग अड़ा देती है, ठीक है। अब इसका एक और था, अभी जैसे ये वाला काम अपन पढ़ रहे थे, मैंने तुम्हें बताया था इस वाले केस में कि अपन आगे और पढ़ेंगे कि
ए ने ना ये 10 रुपये लगाए हैं, सामान उठाया, तो सामान का ध्यान रखना है। तो जब तक बी क्लेम नहीं करता था वो सामान ए का माना जाएगा। तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर, ये जो टी गुड्स था वो ए को मिल गया, तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ख़राब नहीं होने दे, कम से कम जैसा है वैसा पड़ा रहने दे। इसलिए उसने 10 रुपये लगाए, वो 10 रुपये बी को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो अनजस्ट बेनिफिट के केस में चला जाता है। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी क्रिएट होता है जब अनजस्ट बेनिफिट होता है। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट में और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ, और जब वो एनफोर्सिबल बाय लॉ प्लस एग्रीमेंट तो होता ही होता है, लेकिन अनजस्ट बेनिफिट साथ में आ जाता है। तो ये डिफरेंस है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का। इतना सा ही डिफरेंस है कि ये अनजस्ट बेनिफिट के केस में होता है और इसे लॉ इम्पोज करता है। ठीक है, इसके पहला बेसिक देखो, कोई भी डिफरेंस करेंगे तो तमीज़ के साथ करेंगे। बेसिस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं अपन। पिछले चैप्टर्स में भी देखा है डिफरेंस अपन ने, और इस चैप्टर में भी अब देख रहे हैं डिफरेंस। तो पहला क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारे एसेंशियल फीचर्स चाहिए उसके। डजंट रिक्वायर ऑल एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए रिक्वायर्स ऑल। ठीक है, अब सारे के सारे एसेंशियल फीचर्स कौन से होते हैं। एसेंशियल फीचर्स वो थे अपने, 2 पार्टीज 2 या मोर, फ्री कंसेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबल, लीगल सर्टेनिटी। अब लीगल के भी 2 थे, कौन से थे, एक तो लीगल रिलेशन क्रिएट करना दोनों पार्टीज़ के बीच में, या फिर लीगल फॉर्म में होना चाहिए। लीगल फॉर्म रजिस्ट्रार के पास होती है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्वासी के लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों, 2 पार्टीज़ हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 पार्टीज़ थी, एक पार्टी के कुछ हो गया तो ये लॉ इम्पोज करेगा कि आगे क्या करेगी वो अकेली पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, उसके बाद फ्री कंसेंट थी, फ्री कंसेंट नहीं है तब तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। फ्री कंसेंट थी, लेकिन बाद में जाके कोई दिक्कत आ गई तो लॉ उसको वो करेगा, इम्पोज करेगा कि हाँ भाई, लॉ के लिए ये सारे फीचर्स होने ज़रूरी नहीं है, लॉ अपने मन की करती है, लेकिन केस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बाद अपन देखते हैं इम्पोज्ड। इम्पोज्ड है ना, फोर्स होता है, यानी कि थर्ड पार्टी आके टांग अड़ा रही है। क्या तो इम्पोज्ड है या फिर म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, क्या तो इम्पोज्ड लागू किया गया है ज़बरदस्ती, या म्यूचुअल यानी कि दोनों की हामी है। ठीक है, ये इम्पोज्ड होता है। इम्पोज्ड कैसे होता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ अनजस्ट बेनिफिट। कोर्ट करती है, जैसे ए बी और बी की चीज़ टी ए ने उठा ली, तो ये और ए ने 10 रुपये का खर्चा कर दिया और बी को खर्चा वो देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लॉ ने इम्पोज किया है, ये लॉ कह रही है, नहीं तो भाई वो चीज़ भूल जा तू। उसके बाद इम्पोज और म्यूचुअल, कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल होना चाहिए। ठीक है, जब कंसेंट होगी फ्री तो म्यूचुअल पे होगी। और क्योंकि भाई ए और बी पार्टी काम कर हाथ कर दी, काम करके परफॉर्म कर दिया और इसने पेमेंट कर दी, ये म्यूचुअल है, दोनों ने बराबर का काम किया है, म्यूचुअल। अगला है नीड ऑफ एग्रीमेंट।
ये तो मैं छोटा छोटा एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन अपन को पूरा एग्ज़ाम में आ जाए, टेस्ट में आ जाए तो एक्सप्लेन पूरा ढंग से करना है तमीज़ के साथ। अब नीड ऑफ एग्रीमेंट क्या होती है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में अपन देखते हैं दोनों में कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, क्या है? एक एग्रीमेंट है एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि यहाँ पे एग्रीमेंट की ज़रूरत है। एग्रीमेंट है ना यहाँ का फर्स्ट बेस है। जैसे अपन नर्सरी करते हैं, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, ऐसा थोड़ा है कि मतलब नर्सरी की नहीं उससे पहले 10th में आके बैठ गए, 12th में आके बैठ गए, वो चीज़ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट असेंशियल है, करना पड़ेगा। पहले एग्रीमेंट होगा, फिर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केस समझ लो, कोर्ट के साथ कोई एग्रीमेंट थोड़ा ना होता, कोर्ट इम्पोज करती है। ठीक है, ये ज़बरदस्ती वाला वो काम है। तो यहाँ पे नो एग्रीमेंट, नो प्रायर, मतलब कोई पहले से एग्रीमेंट की बात नहीं होती है इस केस में। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अब मेरी आईडी RS571716@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। और बैक बेंचर्स की जय।